मुकील बुखारी साहब, ये बताइएगा कि आपका पसंदीदा शायर कौन सा है, या आप किसको सबसे ज़्यादा रीड करते हैं? मेरे ख्याल से जो जिसको मैं अपने सबसे करीब महसूस करता हूँ वो शायर जमाल सानी है। उनके मैं दो शेर सुना देता हूँ। जमाल अब तो यही रह गया पता उसका, जमाल अब तो यही रह गया पता उसका, भली सी शक्ल थी अच्छा सा नाम था उसका। जमाल अब तो यही रह गया पता उसका, भली सी शक्ल थी अच्छा सा नाम था उसका, जो मेरे ज़िक्र पे अब कह कहे लगाता है, बिछड़ते वक्त कोई हाल देखता उसका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान हाशमी। हमने एक नए प्रोग्राम का आगाज़ किया है जिसका नाम है बैठक। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। उर्दू अदब से उनका गहरा ताल्लुक़ है। उर्दू अदब के ज़ौकीन लोग जो हैं वो उनको शौक़ से सुनते हैं और उनके अंदर ये हर दिल अज़ीज़ भी हैं और मकबूल भी हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुकील बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि शायराना तबीयत आपकी कैसे हुई? ये शुरू से एक तो शौक़ था, और वो शौक़ मतलब कॉलेज के बाद से और उससे भी पहले किसी हद तक था, लेकिन कॉलेज के दौर में मैंने कुछ किताबें पढ़ना शुरू की, शायरी का मुताला शुरू किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर वो चीज़ें आती गईं। और अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमें पता चला है कि आपके बैकग्राउंड के हिसाब से देखा जाए तो आप जो हैं वो मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं, तो ये इतनी ट्रांजिशन जो है वो टोटली कंट्रास्ट है, ये कैसे? असल में मेरी तालीम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैंने BS बायोकेमिस्ट्री किया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। अब चूँकि मुझे जो शौक़ है और जो मेरी तालीम है वो दोनों मुख्तलिफ़ हैं, बिल्कुल ही मुतज़ाद हैं। तो वो मैंने जैसा कि आपको बताया कि कॉलेज के बाद से ही मैंने शायरी का मुताला शुरू कर दिया था, और इसी तरह मेरे अंदर वो शौक़ पैदा होता गया। डिग्री मैंने जो की है उसका मेरे शौक़ से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, बस वो मुझे भी नहीं पता मैंने क्यों कर ली है। लेकिन जो असल मुझे लगता है कि जहाँ पर मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि मैं अपना आप महसूस करता हूँ, वो शायरी है। आप अपनी कोई शायरी जो अभी तक आपने की है उसमें से बेहतरीन कलाम जो आपको लगता है वो हमारे नाज़रीन को जो है वो लाजमी शेयर करें। शायर को तो सभी अच्छा लगता है, बाकी उसने आपका कोई फेवरेट शेर जो आपने खुद ही लिखा है? मैं सुना देता हूँ। मैं दे रहा हूँ किस तरह सदा तुम्हें, मैं दे रहा हूँ किस तरह सदा तुम्हें, मगर ख़याल ही नहीं ज़रा तुम्हें, बग़ैर मुझसे पूछे उससे क्यों मिले, मेरे मिजाज का नहीं पता तुम्हें, बग़ैर मुझसे पूछे उससे क्यों मिले, मेरे मिजाज का नहीं पता तुम्हें, ये ज़िंदगी भी क्या अजब लिबास है, मुझे ये ज़र्द है मगर हरा तुम्हें। वाह 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 जी नाज़रीन, क्या अजब लिबास है, मुझे ये ज़र्द है मगर हरा तुम्हें। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छी शायरी है आपकी। उम्मीद है आपके जितने भी ये नाज़रीन हैं वो इसको ज़रूर पसंद करेंगे। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो ये कि हमने आज तक यही सुना है कि जो शायराना तबीयत के मालिक हज़रात होते हैं मुआशरे के वो हसास और मुनफरिद अफराद होते हैं, तो आप इस मुआशरे के अंदर हसासियत का जो आपके अंदर एलिमेंट है वो कैसे आया? हसास शायर शुरू से ही होता है, और वो शायर ही इसलिए होता है कि वो हसास है। हसास इंसान माशरे की जो नाइंसाफ़ियाँ हैं या जो अनबैलेंस माशरा है, चाहे वो किसी भी तरह की कैफियत में हो, मोहब्बत हो, सियासत हो या कुछ भी हो, उसको महसूस करता है आम लोगों से ज़्यादा, और उसके शायर होने की वजह भी ये होती है। और मैं समझता हूँ सिर्फ शायर नहीं, ये हर आर्टिस्ट में होता है। हर आर्टिस्ट हसास होता है और वो उसका जो इजहार है वो अपने आर्ट के ज़रिए करता है। सर, कभी मोहब्बत हुई? बिल्कुल हुई है। ये हर इंसान को होती है, शायर भी ज़ाहिर इंसान है, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा हसास होता है मोहब्बत के मामले में। तो ये कहीं शायरी में जो आपकी ट्रांजिशन आई है, मतलब बायो से इधर जो आए हैं, इसकी वजह मोहब्बत ही है? वो तो बस मेरी फॉर्मल डिग्री थी, लेकिन असल मैदान तो हर इंसान का मोहब्बत ही है। ये मोहब्बत ही है, वाकई मोहब्बत। मोहब्बत के हवाले से कुछ लिखा हो? सब चीज़, हर चीज़ मोहब्बत के हवाले से। मैं कुछ वैसे ही कुछ शेर सुना देता हूँ। अपने इजहार में बेबाक नहीं हो सकता,
میں تیرے سامنے نمناک نہیں ہو سکتا، ایک دن اس نے دکھائی مجھے چالیں اپنی، میں سمجھتا تھا وہ چالاک نہیں ہو سکتا، ایک دن اس نے دکھائی مجھے چالیں اپنی، میں سمجھتا تھا وہ چالاک نہیں ہو سکتا، ایسا بندہ بھلا کیا لے گا محبت کا مزہ جس کا محبوب غضبناک نہیں ہو سکتا، ایسا بندہ بھلا کیا لے گا محبت کا مزہ جس کا محبوب غضبناک نہیں ہو سکتا، اس بدن بارے پتہ کرنے کو کچھ اور کریں، صرف چھو لینے سے ادراک نہیں ہو سکتا۔ زبردست سر، بہت زبردست۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ ملکی لیول پر یا غیر ملکی لیول پر، انٹرنیشنل لیول پہ کسی مشاعرے میں حصہ لے چکے ہیں؟ ملک میں تو کافی تقریباً ہر شہر میں ہی میں مشاعروں پر جاتا رہتا ہوں اور مشاعرے ہوتے بھی رہتے ہیں، لاہور، کراچی یا کہیں بھی، مطلب لیکن انٹرنیشنل مشاعرہ انشاءاللہ جلد سامنے آئے گا سب۔ اچھا، شاعروں میں آپ کے جو اساتذہ کرام ہیں وہ کون ہیں؟ شاعری میں میرا باقاعدہ استاد تو کوئی نہیں رہا، لیکن جب سے میں نے شاعری کا آغاز کیا اس میں یہ تھا کہ سینئرز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، ان سے بیٹھک میں ہی گفتگو کے ذریعے ہم نے چیزیں سیکھی ہیں، شاعری پر گفتگو سے شعر اپنے اندر وہ چیزیں لے کے آئے ہیں اور ہم نے سیکھی ہیں اور ہم نے شاعری کی ہے۔ باقاعدہ کوئی استاد رہا تو نہیں ہے کہ میں کسی کی شاگردی میں آیا ہوں باقاعدہ، لیکن ایسے ہی سیکھی ہیں۔ اچھا، آپ نے اپنے پاکستان میں بڑے بڑے نام سنے ہوں گے، انور مسعود صاحب ہو گئے، پھر تہذیب حافظ صاحب آج کل ہیں، تو ان سے کبھی ملاقات کا موقع ملا ہے؟ جی، یہ سب انور مسعود صاحب تو سینئر ہیں ہمارے، تہذیب حافظ صاحب کے ساتھ اکثر میری مشاعروں میں ملاقات رہتی ہے، ابھی پچھلے دنوں بھی علی بھائی ہیں، یہ جتنے بھی مشہور شاعر ہیں مطلب یہ ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں بالکل، اور ہمیں یہ مطلب پروموٹ بھی کرتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، یہ سب دوستوں اور بھائیوں کی طرح ہیں۔ اور ان سے لازمی آپ نے کچھ سیکھا بھی ہوگا؟ بالکل ضرور، میری یہ خصوصیت ہے کہ میں ہر انسان سے سیکھتا ہوں، میں کسی کی بھی کوئی بھی اچھی بات لگے اس کو میں اپنے اندر لے کر آنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں، اسی طرح حافظ بھائی ہیں، علی بھائی، سب سے سیکھا ہے میں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا لکھنے کا سلسلہ ہے، کہتے ہیں کہ شاعروں کو جو ہے وہ الفاظ کی آمد ہوتی ہے، تو یہ جو آمد ہے اس کا آپ کا کیا سلسلہ کار ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے۔ دراصل جہاں تک یہ سلسلہ آمد کا ہے، میں جو شاعر ہے وہ معاشرے کی جتنے بھی رویے ہیں اور اس شاعر سے جو منسلک جو لوگ ہیں اس کے جتنے رشتے ہیں ان کے تمام معاملات وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس سے وہ دیکھتا ہے اور وہ شاعری کرتا ہے، مطلب یہی شاعر کی خصوصیت ہے۔ آپ کا سوال کیا تھا؟ میرا سوال ایکچولی یہ تھا کہ جیسے انور مسعود صاحب ہیں، انہوں نے ایک نظم لکھی تھی، بڑی مشہور ان کی نظم ہوئی تھی، وہ اس کے لیے وہ آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ جس کے اندر وہ بس کے اندر آنے والے مختلف جو چیزیں بیچنے والے ہاکرز ہوتے ہیں ان کو انہوں نے سنا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے 3 سال بسوں کا سفر کیا، اس کے بعد یہ جو نظم ہے وہ میں نے لکھی تھی۔ ہاں، وہ شاعر کا تجربہ ہے نا، جیسا تجربہ ہوگا، جتنا گہرا مشاہدہ اور تجربہ ہوگا ویسی شاعری ہوگی۔ اگر شاعر کا تجربہ وسیع ہے، مشاہدہ اس کا وسیع ہے، تو وہ اتنی ہی اچھی اس کی شاعری ہوگی، اور یہی بات ہے۔ تو آپ مشاہدے کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کس قدر ایکٹیو ہیں کہ آپ مشاہدہ کرتے ہیں چیزوں کا؟ بالکل کرتا ہوں، اب یہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں آپ کا بھی مشاہدہ کر رہا ہوں، میں مطلب مشاہدہ کا یہ ہے کہ انسان ظاہر تو نہیں کرتا کہ وہ اس وقت کس چیز کا مشاہدہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لاشعوری طور پر وہ چیزیں آپ کے اندر فیڈ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں تو یہ ایک مشاہدہ ہو رہا ہے، تو کبھی اس طرح ہوا ہے یا ابھی ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کو میرے ساتھ بات کرتے کرتے جو کسی شعر کی آمد ہو گئی ہو؟ اگر ایسا کبھی ہوا ہے تو وہ بھی شیئر کریں اپنے ناظرین سے۔ اصل میں اس طرح ہے کہ جو شاعر کی جذباتی وابستگی ہوتی ہے نا، وہ اس سے شعر تخلیق کرواتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر میرے ساتھ میں مثال دیتا ہوں، میرے ساتھ میرا محبوب بیٹھا ہے، ہم دونوں کے درمیان کچھ ایسا ہوتا ہے جو کہ یا تو حسین تجربہ ہوگا یا ناگوار تجربہ ہوگا، تو اس سے شاعر شعر نکالے گا ضرور، لیکن وہ یوں نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پر بیٹھیں اور آپ شعر کہنا شروع کر دیں گے، وہ شاعر اس لمحے کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور وہ شعر کی صورت لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ اچھا، اسی بات پہ اگلا کوشچن کرنے سے پہلے ناظرین کے لیے آپ نیکسٹ کوئی شعر اپنا پسندیدہ شیئر کریں۔ میں کچھ شعر سنا دیتا ہوں غزل کے۔ گھرا ہوا ہوں
मसलों में बढ़ के अपनी जान से, घिरा हुआ हूँ मसलों में बढ़ के अपनी जान से, मैं ज़ोर आजमाई करके थक गया जहान से। वो लहर हमको खा गई मगर गिला भी क्या करें, थके जहाज़ रान और टूटे बादबान से। वो लहर हमको खा गई मगर गिला भी क्या करें, थके जहाज़ रान और टूटे बादबान से। खुदा का शुक्र है कि उसकी आँख से मैं बह गया, खुदा का शुक्र है गुज़र गया मैं इम्तिहान से। खुदा का शुक्र है कि उसकी आँख से मैं बह गया, खुदा का शुक्र है गुज़र गया मैं इम्तिहान से। तुम्हारे हुस्न ने तुम्हारा ऐब तक छुपा लिया, वगरना किसको शौक़ गुफ्तगू है बदज़ुबान से। वाह वाह सर, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये कि शायरी का मोहब्बत के साथ इतना गहरा ताल्लुक़ क्यों है? मेरे ख़्याल से तमाम जज्बात में भी जज्बात हसासी हो, आप ज़ाहिर है आप महसूस करते हैं जिनको वो जज्बात होते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे हसास और अहम चीज़ है वो मोहब्बत है। यानी इंसान इतना मेरे ख़्याल से नफ़रत को भी नहीं करता फ़ील जितना वो मोहब्बत को महसूस करता है। तो मोहब्बत एक पॉजिटिव चीज़ है, एक मस्बत चीज़ है, इसको फैलना चाहिए, इसको फैलाना चाहिए, और इसको जितना आप महसूस करेंगे आप उतना फैलाएंगे। और ये बेहतर है कि आप नफ़रत की बजाय मोहब्बत का पैगाम दें और मोहब्बत फैलाएं। अच्छा, मुख्तलिफ़ शायरों ने या जो अदब से ज़ौक़ रखते हैं उन्होंने मोहब्बत की अपनी तारीफ़ की है। आप मोहब्बत को किस नज़र से देखते हैं, या आपकी नज़र में क्या तारीफ़ है मोहब्बत की? मैं आपको कुछ शेर सुना देता हूँ, इसी में वो शेर आएगा। वो है कि भला उस रात आंगन में मेरे क्या आ रहा था, भला उस रात आंगन में मेरे क्या आ रहा था, मैं आंखें बंद करके झोलियाँ फैला रहा था। चमनज़ारों ने अपनी फैली बाहें बंद कर लीं, मैं सहराओं से पहली बार मिलकर आ रहा था। न जाने कौन था और मेरा क्या लगता था, लेकिन बिछड़कर उससे मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। न जाने कौन था और मेरा क्या लगता था, लेकिन बिछड़कर उससे मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। और ये जो आपने सवाल किया, मुझे उस शख्स से इतनी मोहब्बत हो गई थी, मुझे उस शख्स से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि अब मैं उसकी सारी आदतें अपना रहा था। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त नाज़रीन। और अब मैं उसकी सारी आदतें अपना रहा था। तो अपना मुकील बुखारी साहब से आखिरी क्वेश्चन और एक गुजारिश के साथ, एक रिक्वेस्ट के साथ जो है आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप अपने चाहने वालों को अपनी किसी किताब, गज़ल, नज़म या किसी दीवान की सूरत में अपनी शायरी कब पेश करने जा रहे हैं? ये शायर से सवाल होता है, लेकिन अभी किताब का मामला दूर है। वो इस तरह नहीं होता कि आपने शायरी शुरू की और आप किताब लें। किताब का मामला ज़रा, आप शायर जब अपना सफ़र तय कर लेता है तो वो किताब लेकर आता है। किताब का मामले में अभी किताब आने में वक्त है, लेकिन इंशाल्लाह आ जाए। सर, आखिर पे अपनी कोई खूबसूरत गज़ल जो आपकी शोहरा या फ़ाक़ के हवाले से, या आपको लगता है कि ये आपकी सबसे ज़्यादा मकबूल गज़ल हुई है, वो आप लाजमी हमारे साथ शेयर करें और उसके बाद इजाज़त दीजिए। मैं आपको एक गज़ल सुना देता हूँ। सभी को लगता है पागल बना गई थी मुझे, सभी को लगता है पागल बना गई थी मुझे, पर उसके छोड़ते ही अक्ल आ गई थी मुझे। मैं उसके सामने तो ज़ब्त करके बैठ गया, मगर वो बात जो अंदर से खा गई थी मुझे। मैं उसके सामने तो ज़ब्त करके बैठ गया, मगर वो बात जो अंदर से खा गई थी मुझे। सुना है कोई मुझे रौंदते हुए गुज़रा, सड़क पे चलते हुए नींद आ गई थी मुझे। सुना है कोई मुझे रौंदते हुए गुज़रा, सड़क पे चलते हुए नींद आ गई थी मुझे। मैं उसकी नज़रों में गिरता तो मेरा क्या बनता, जो मेरी नज़रों में इतना गिरा गई थी मुझे। जी नाज़रीन, आपने मुकील बुखारी साहब को सुना, जो कि एक माया नाज शायर हैं, और इस मुल्क पाकिस्तान की जो मट्टी है वो इंतहाई ज़रख़ेज़ है। हमारे पास पूरे पाकिस्तान में आपने बहुत काबिल और मशहूर जो शायर हैं उनका नाम सुना होगा, तो उनके अंदर अब इनका भी शुमार हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हैं। तो इसी तरह हम आपके साथ और भी इस तरह की पर्सनैलिटीज़ को शो करवाएंगे, इनका टैलेंट आपको शो करवाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि हमारा पाकिस्तान जो है वो कितना ज़रख़ेज़ है। तो इसी के साथ
اپنے میزبان عثمان ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.